हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ ईवीएस सब्जेक्ट में हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ चैप्टर में बताया था कि ये एक दूसरे से कैसे फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब है इन्फेक्टेड या संक्रामक रोग, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के पास आने से या उनके टच करने से ये फैलती हैं। और ये होती किस किस से हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये है, अब इसके बारे में पढ़ना था कि अब ये फैलती कैसे हैं। तो हाउ कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड। देयर आर मैनी वेज इन विच कम्युनिकेबल डिसीज़ में स्प्रेड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोअर्स। तो यानी हमें पढ़ना है कि ये बीमारियां हैं जो वायरस बैक्टीरिया से फैलती हैं, तो मतलब कैसे फैल जाती हैं, कैसे एक दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे फर्स्ट वे है थ्रू द एयर, मतलब एयर के द्वारा। वी समटाइम्स इनहेल डिसीज कॉजिंग जर्म प्रेजेंट इन द एयर and get infected. Common cold, measles, cough, viral fever spread in his way. एयर के द्वारा जब हम ऐसे एयर जो जिनमें जर्म प्रेजेंट है, जब उनको वैसी एयर को जब हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो ये एयर के साथ साथ जर्म्स भी अंदर चले जाते हैं अपने लंग्स में, और तब हमें कॉमन कोल्ड यानी खांसी, सर्दी, मीजल्स, कफ, वायरल फीवर, ये सारे डिसीज़ हो जाती हैं। दीज डिसीज़ और स्प्रेड बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड स्पिटिंग केयरलेसली विदाउट कवरिंग द माउथ एंड नोज़। जब हमें ये बीमारियां हो जाती हैं तो जब उसी वक्त खांसना शुरू हो जाता है, छींकना शुरू हो जाता है, और हम इस बात पे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि खांसते और छींकते वक्त जो है अपने मुंह को कवर करना चाहिए, वो एकदम केयरलेसली विदाउट कवरिंग द माउथ एंड नोज़। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब आप बिना कवर किए हुए आप छींक देते हैं या फिर खांस देते हैं, तो जो सामने जो भी पर्सन है या जो भी बच्चे हैं या आपके फ्रेंड आपके साथ खड़े हैं, तो ये डिसीज़ उनको भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एयर के द्वारा यानी एक दूसरे को ये डिसीज़ फैलती है। नेक्स्ट है फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर के द्वारा हम कैसे मतलब एक दूसरे से या बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो फूड एंड वाटर गेट इन्फेक्टेड इफ़ दे आर नॉट कीप्ड इन क्लीन प्लेस। यदि ऐसा खाना और ऐसा पानी जो क्लीन प्लेस पर नहीं रखा है, इन्फेक्टेड फूड है, जैसे कई बार मार्केट में हम बाहर का खाना खाते हैं तो उनमें खुला हुआ खाना रखा है, जर्म से इन्फेक्टेड है या कोई कीट पतंगे उस पर आ रहे हैं, और वैसा खाना हम मार्केट का खा लेते हैं या डस्ट उड़ रही है वैसा खाना खा लेते हैं, तो तब भी हम ऐसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं या हमें बीमारियां हो जाती हैं। और ये डिसीज़ क्या होती है? डिसीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉइंटिस एक्सेट्रा। जॉइंटिस मतलब पीला है ना, पीलिया जिसे कहते हैं। तो ये बाहर के पोल्यूटेड फूड या पोल्यूटेड वाटर को पीने से होता है ना। टाइफाइड भी पोल्यूटेड वाटर या फूड से होता है, कॉलरा भी। तो इस तरह बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन बीमारियों को फैलने का मतलब अवॉइड करना चाहिए कि कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं या इनके फैलने को अवॉइड करना चाहिए। ध्यान रखें कि हमें बाहर का जो खुला हुआ खाना जो है, नॉन हाइजीनिक फूड है या वाटर है, वो नहीं लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है थ्रू बाइट्स एंड इंसेक्ट के द्वारा। यह बाइट मतलब इंसेक्ट जब हमें काटते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी हो गए, ये इनके अंदर भी बहुत सारे प्रोटोजोअन्स होते हैं, और ये जब मच्छर या मक्खी हमें काटते हैं तो ये इनके अंदर जो पैरासाइट या प्रोटोजोअन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो थ्रू बाइट्स ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, बेडबग एंड flies spread disease like malaria, dengue, fever and plague. These insects suck the blood of a person infected with the disease and become carriers of the germs.
When these insect bite a healthy person, they inject these germs into the blood of healthy person. Dengue fever and malaria are spread by मस्किटो। तो डेंगू और मलेरिया है ये किस तरह फैलता है? आपने देखा होगा कि जब अब कभी कभी अपने न्यूज़ में आता है कि डेंगू बहुत फैल रहा है या मलेरिया बहुत फैल रहा है, तो उसके मच्छर के मारने के उपाय बताए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मच्छर और इंसेक्ट के द्वारा कैसे मतलब डेंगू और मलेरिया फैलता है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे अपने यहाँ पे खुला पानी रखा है या बहुत दिन का पानी रखा है, तो उसमें मच्छरों के लार्वा हो जाते हैं। अब ये लार्वा एडल्ट होकर फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यदि वाटर में प्रोटोजोअन एनिमल भी हैं, यदि इन्फेक्टेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, तो मच्छर उन पर जाके बैठेगा। फिर वो पोल्यूटेड वाटर मच्छर अपने उनको पी लेता है, मतलब कीट उनके मच्छर के अंदर चला जाता है। और जब किसी हेल्दी पर्सन में जाता है, हेल्दी पर्सन का ब्लड शक करता है या ब्लड को चूसता है, तो इन्हीं मच्छर के डंक के द्वारा वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी ये प्रोटोजोआ चला जाता है या जर्म्स चले जाते हैं। अब ये जर्म्स जो हैं वो डेंगू और मलेरिया फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मॉस्किटो में एक मलेरिया का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन है, वो अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, और फिर ये डेंगू और मलेरिया का मतलब मलेरिया का फीवर आ जाता है। तो इस तरह बच्चों हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर से किस तरह बचना चाहिए, क्योंकि मच्छर और इंसेक्ट क्या होते हैं, ये जर्म्स के कैरीज होते हैं, वाहक होते हैं, ठीक है। और ये एक से दूसरे पर्सन में इस तरह से फैलाते रहते हैं। और यदि किसी इन्फेक्टेड मच्छर को यदि इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर ने काटा और फिर किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो मतलब हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरह मलेरिया और डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों थ्रो वाउंड्स एंड कट्स। यदि आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे जंग लगी रेजर से, ब्लेड से, चाकू से, तो इनमें भी जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स उस वाउंड को और भी ज़्यादा गहरा कर देते हैं, ठीक नहीं होने देते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें रीड करते हैं, अवर स्किन प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी, जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक टिटेनस कैन एंटर अ पर्सन्स बॉडी थ्रू कट और वाउंड्स इन द स्किन। तो यहाँ पर यदि कहीं आपको कभी चोट लग जाती है खेलते वक्त, दौड़ते वक्त, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप उसमें तुरंत जो है मतलब दवाइयाँ लगवाएं या डॉक्टर की एडवाइस लें, उस पर मेडिसिन या ट्यूब वगैरह लगाएं। यदि आप किसी जंग लगी वस्तुओं से यदि कट जाते हैं या कोई घाव बन जाता है, तो ये उसमें जर्म्स लगे रहते हैं और ये बनता है टिटनेस। टिटनेस में पूरी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और घाव है वो आपका जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से भी बीमारियां फैलती हैं। टू अवॉइड सच टाइप ऑफ डिसीज वी शुड डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट, वी शुड keep our food and water covered, we should not eat food exposed to dust and house fly, we should maintain healthy sanitary habits and condition। तो बच्चों यहाँ पर हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, ये हमने जो पॉइंट पढ़े कि टू अवॉइड सच टाइप डिसीज वी शुड डेवलप हेल्थी, मतलब हमें सबसे अच्छा है कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेगी। यानी ईटिंग हैबिट्स है कि प्रॉपर अमाउंट में आपको ब्रेकफास्ट लेना है, फिर उसके बाद लंच लेना है और डिनर लेना है। और वो सारे मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपको बिल्कुल फूड की प्रॉपर अमाउंट लेना है या कहें बैलेंस डाइट लेना है। तो इससे भी हम इन बीमारियों को फैलने से बच सकते हैं। वी शुड कीप अवर फूड एंड वाटर कवर्ड, जब हमें अपना खाना और पानी को कवर करके रखना चाहिए। बाहर का डस्ट लगा हुआ अनहाइजीन फूड नहीं खाना चाहिए, मार्केट का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी शुड मेंटेन हेल्दी सैनिटरी हैबिट, बार बार हाथ धोना चाहिए, खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। यदि आप
अच्छी हैबिट को फॉलो करेंगे तो हम ये इन्फेक्टेड या कम्युनिकेबल डिसीज़ से बच सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कैरीज होती हैं, मतलब एक से दूसरे पर्सन को फैलने वाली होती हैं। सम पर्सन आर हेल्दी बट दे कैरी द जर्म्स ऑफ डिसीज ऑन देयर बॉडी। दीज पर्सन डू नॉट सफ़र फ्रॉम द डिसीज बट दे मेक अदर सिक। कुछ पर्सन होते हैं जिनमें या कुछ पर्सन में होते हैं जिनमें ये बीमारी के जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये बीमारी उनमें नहीं बल्कि उनसे दूसरे पर्सन में फैलती हैं। पासिंग द जर्म्स टू देम, द पर्सन हु कैरी द डिसीज कॉसिंग जर्म्स आर कॉल्ड कैरीज। और ऐसे पर्सन को कैरीज कहा जाता है जिससे दूसरे मतलब एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में एक कैरीज पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जब डिसीज़ फैलती हैं तो उस पर्सन को कैरीज कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, अमीबिक, डाइसेंट्री, मीजल्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया और द डिसीज विच स्प्रेड तो कैरीज। मतलब यहाँ पर ये ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे अमीबिक में लूज मोशन होने लगता है। यह भी किसके द्वारा होते हैं? फूड और पोल्यूटेड फूड और वाटर के द्वारा। डाइसेंट्री, मीजल्स, टाइफाइड और डिप्थीरिया भी ये पोल्यूटेड फूड और वाटर के द्वारा होता है। और ये बीमारियां जो है कैरीज होती हैं। कैरीज मतलब एक दूसरे से फैलती हैं। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज़। इन कम्युनिकेबल डिसीज़ के क्या प्रिवेंट है, कैसे हमें क्या करना चाहिए ताकि इनको हम रोक सकें। देयर आर मैनी वेज फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। सम ऑफ देम आर एज फॉलोअर्स। कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट अराउंड योर हाउस एंड कीप ऑल डस्टबिन कवर्ड टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज। यानी अपने घरों का कचरा जो है वो इकट्ठा एक साइड करके डस्टबिन में रखना चाहिए। यदि कचरे को आप बाहर खुले में फेंक देंगे तो मॉस्किटो और फ्लाइज बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलेंगे, फिर वापस आकर अपने ही घर में आकर आपको इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इस तरह हम अब कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मॉस्किटो ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर टू मेक श्योर देयर इज़ नो वाटर स्टेगनेंट अराउंड द हाउस। अपने घरों के आसपास जो रुका हुआ पानी है, 2-4 दिन से ऐसा ही रुका हुआ है या खुला हुआ पानी है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उस पानी को हटा देंगे, वहाँ से पानी को ढक के रखेंगे और रुके हुए पानी को नहीं रहने देंगे। यदि 2-4 दिन खुला हुआ पानी पड़ा रहता है या कहीं रुका हुआ पानी पड़ा रहता है, जैसे कूलर में भरा है तो 8 से ज़्यादा दिन हो गए, उस पानी को निकाल देना चाहिए। फ्रिज के पीछे एक बॉक्स होता है, उसमें भी पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर मच्छर होने के कारण यही होते हैं कि आपके घरों में यदि किसी डिब्बी या कूलर फ्रिज में यदि पानी भरा है, जहाँ 15-15, 20-20 दिन तक पानी भरा है, तो उनमें ये मच्छर ब्रीड कर जाते हैं और ये मच्छर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेंगू और मलेरिया फैलाने के। तो सबसे बड़ा है कि उपाय यही है या प्रिवेंशन यही है कि हम ऐसे पानी को निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेड अ थिन फिल्म ऑफ केरोसिन ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर टू किल द एग ऑफ मॉस्किटो दैट मे बी इन इट। यदि आप इन पानी को निकाल नहीं पा रहे हैं तो या ऐसे पानी जो आपको ज़रूरत है वाटर स्टेगमेंट में, एक थिन लेयर केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल की एक पतली कुछ ड्रॉप्स डाल देना चाहिए ताकि वाटर सरफेस पर एक थिन फिल्म बन जाए या पतली परत बन जाए ताकि मॉस्किटो के मच्छर मर जाएं। नेक्स्ट है यूज़ फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग नीम लीव्स एंड insecticide in around
योर हाउस टू किल मॉस्किटो। इसके अलावा कुछ हमें मॉस्किटो मारने की जैसे ऑल आउट वगैरह यूज़ करना चाहिए, या फिर नीम की पत्तियाँ उनको जलाकर रखना चाहिए, या कुछ इंसेक्टिसाइड या का यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे ऑल आउट, मॉर्टिन एक्सेट्रा, है ना। तो इनसे भी मच्छर भाग जाते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट व्हेन यू स्लीप। जब आप सोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं, या मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी लगा के ही रखना चाहिए, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है वायर नेटिंग इज़ नेसेसरी ऑन द डोर्स एंड विंडो सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटो कीप आउट ऑफ द हाउस। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों के दरवाजे पर एक जो नेटिंग वाला दरवाज़ा होना चाहिए, या बहुत बारीक जाली वाला दरवाज़ा होना चाहिए, ताकि इन बारीक जालियों से कोई मॉस्किटो या इंसेक्ट अपने घर के अंदर आने से हम रोक सकें ना। तो नेक्स्ट है ऑलवेज कीप फूड एंड वाटर कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम सिटिंग ऑन इट। जब भी आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो अपने खाना और पानी को कवर्ड रखिए। हम इन फ्लाई और मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ़ सुथरा ताज़ा पानी ही पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कीप्ड कवर। ड्रिंकिंग वाटर जो है हमेशा कवर यानी ढक के रखना चाहिए, खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है हम उनसे किस तरह से बच सकते हैं, है ना। अपने कुछ हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करके इन कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचा जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इनमें कि ये तो हो गई अपनी ये बीमारियों के बारे में पढ़ा हमने, डिसीज़ के बारे में पढ़ा और उनके प्रिवेंशन पढ़े। अब नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। क्या वैक्सीनेशन, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि यदि उनका वैक्सीन लगा लिया जाए तो हम पूरे लाइफ टाइम जो है इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये होती है वैक्सीन कहते हैं जिन्हें, जो कि हमें सभी बच्चों को छोटे बच्चों को ये जब न्यू बेबी बॉर्न होते हैं तभी ये टीके लग जाते हैं। वैक्सीनेशन को टीकाकरण भी कहते हैं। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज इंक्रीज इम्यूनिटी और द रेसिस्टेंट कैपेसिटी अगेंस्ट दैट डिसीज। वैक्सीनेशन एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी या रेसिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इन वैक्सीनेशन डेड और weakened disease causing germs such as virus and bacteria are injected into a human body. These weakened bacteria or virus produce immunity in the body. ये टीकाकरण या वैक्सीनेशन होता है। इसमें जैसे ही ये टीकाकरण होता है या वैक्सीनेशन होता है, तो ये आपके लाइफ में जो आने वाली जो बीमारियां हैं इनसे पहले ही इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। द हेल्थ सेंटर्स वैक्सीनेट चिल्ड्रन अगेंस्ट सर्टेन डिसीज सच एज कॉलेरा, डिप्थीरिया, टिटेनस, मीजल्स, पोलियो, मेनिंजाइटिस, मम्स, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, हुपिंग कफ एंड रेबीज। तो इतनी सारी बीमारियों का पहले से ही वैक्सीनेशन होता है, या वैक्सीन बने हुए हैं जो इतनी बीमारियों से सुरक्षित हम रह सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। द स्प्रेड ऑफ जर्म्स शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द फॉलोइंग measures should be taken to do so। बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है वैक्सीन के द्वारा। तो वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए और ज़रूर कराना चाहिए। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। क्या क्या
प्रिवेंशन हमें रखना चाहिए कि एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में कोई भी रोग ना फैलें। उसके लिए हमें कौन से प्रिवेंशन या क्या प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए या किन किन बातों में का ध्यान रखना चाहिए। तो द स्प्रेड ऑफ जर्म्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू डू सो। कुछ पॉइंट है जिनको यहाँ पर हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी of the communicable disease should be kept in a separate room. Other people of the family should not come in contact with the patient. Only the person who take care of the patient should be allowed to go near him. देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस पर्सन को यदि कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई है तो उसे एक सेपरेट रूम में रहना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर से उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, कोई भी डायरेक्ट उससे बात करना नहीं चाहिए, हमेशा मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाकर बात करना चाहिए और साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, साथ में सोना नहीं चाहिए। यानी ओनली द पर्सन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट शुड बी अलाउड टू गो नियर हिम। केवल दूर से ही उसकी देखरेख करना चाहिए और ख़ुद को अपने सेपरेट रूम में रखना चाहिए, तभी हम ये बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ एक दूसरे को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हम सुन ही रहे हैं रोज़ कि हमें अपने आप को किस तरह से इस कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलने से अपने आप को किस तरह बचाना है। सेकंड पॉइंट है, द आर्टिकल विच यूज्ड बाय द पेशेंट शुड बी कीप्ड सेपरेट। The clothes and utensil, towel, handkerchief, comb, etc. should be disinfected by proper method. They should not be used other person. जो पेशेंट है यानी जो मरीज है या पेशेंट है उनके यूज़ आने वाले कपड़े, बर्तन, टावल, रुमाल, कंघी, ये सारी चीज़ें अलग रखना चाहिए। इनको सभी पर्सन फैमिली के दूसरे पर्सन को यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी फैमिली के अदर मेंबर इन सामानों को यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर मेथड के द्वारा इनको साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज्ड अदर पर्सन, इनको दूसरे इंसानों मतलब फैमिली मेम्बर को नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इन बीमारियों को फैलने से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, children suffering from any communicable disease should not be allowed to go to school as they may transfer the disease to other healthy children. They should go to school only after recovery fully. देखिए बच्चों, जब आप बीमार होते हैं, आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है या फीवर होता है, तब ऐसे समय स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप स्कूल गए, आपने स्नीज किया यानी छींका और आपको कोल्ड खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में जो हेल्दी बच्चे हैं उनको भी आपके जर्म्स लग जाएंगे और हेल्दी ये डिसीज़ फैल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड गो टू स्कूल ओनली आफ्टर रिकवरी फुली। जब आप एकदम ठीक हो जाएं, एकदम स्वस्थ हो जाएं, तभी आपको स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, द रूम ऑफ पेशेंट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द डिसीज़। पेशेंट को अपना रूम और आसपास की जगह, अपना बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए और डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए। द फ्लोर, द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द रूम शुड बी डिसइंफेक्टेड कम्प्लीटली। जिस रूम में वो पेशेंट रह रहा है उसकी छत, उसका फर्श, उसकी दीवार एकदम डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, फिनाइल से धुली हुई होनी चाहिए, तभी ये रोग एक दूसरे को नहीं फैलेगा या कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं होंगी। नेक्स्ट है, देयर शुड बी सेपरेट बाउल एंड एनी अदर पॉट फॉर स्टिंग एंड वॉमिटिंग, or the patient should be made to spit or vomit in the toilet. The toilet should be disinfected after this.
यदि पेशेंट बहुत बीमार है कि वह कहीं चल फिर भी नहीं सकता, तो उल्टियाँ करने के लिए, वॉमिटिंग करने के लिए उसमें एक अलग से बाउल होना चाहिए, एक अलग से बर्तन होना चाहिए। यदि वह बाथरूम में या कॉमन जगह में चला गया तो उससे जर्म्स उड़कर अदर पर्सन को भी इन्फेक्टेड या अदर फैमिली मेम्बर को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट यदि उल्टी कर रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या उसे स्पिटिंग हो रही है, थूक रहा है या खांस रहा है, तो वह एक अलग स्थान पर जाकर यह अपना थूक सकता है या वॉमिटिंग कर सकता है, और फिर उसके बाद उस प्लेस को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। तो इस तरह हम इन कम्युनिकेबल बीमारियों को या इस डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से हम ये बीमारियाँ कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं और इसके बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक बार अच्छे से फिर से इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट।